Pause screen recorder. Page. Home button. Page 49.91G available. 0002. Window. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 264 लेकर के। और आज 9 अप्रैल 2024, आज से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो नवरात्र की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप सबको मालूम है आज के दिन महाराष्ट्र में कम से कम बड़ी धूमधाम से गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। तो हमारे तमाम साथियों को गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं। और दक्षिण में उगादी के नाम से भी इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी त्यौहार हैं उस सब की आप सबको हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और आज क्या है, आज ठीक समझे आप, मंगलवार है और लगातार कहानी आ गई है 90 दिन। और कल की कहानी के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए। और बस उम्मीद है कि जैसे ही सही टूटी फूटी जो भी याददाश्त है उसके अनुसार ये कहानी जब तक चल सकती है तब तक चलती रहे। जैसे जैसे अब दिन आगे बढ़ रहे हैं तो भूलने का क्रम भी हो रहा है। इन दिनों मैं आपको कहानी सुना रहा था हमारे कुछ सहयोगियों के बारे में, कुछ खासकर समाज की मुख्य धारा के वो लोग जो रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जब जुड़े तो फिर तब से जुड़े हुए ही हैं और किसी न किसी रूप में कभी न कभी उनका सहयोग मिल ही जाता है। तो उस कहानी के बारे में कुछ और बातें भी मुझे याद आई। तो वो मैं चाहे मनोज बंबानी जी की हो, चाहे वो हमारी जो वॉलंटियर थी लता जी हों, या सुमन दीदी हों, या फिर उनके परिवार के और लोग हों, या कुछ और लोगों की भी कहानियाँ मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल बात वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पे कल ख़त्म हुई थी। और एक बात ये भी कि इन 24 घंटों में एक बात ये भी याद आई कि ये 2019 का ही वो साल था जब दिवाली पर पहली बार, क्योंकि इन दिनों में एक ढंग से जिस तरह से रिकॉर्डिंग क्लब चलना चाहिए उस तरह से चल रहा था। तो रीडर्स की भी एक टीम थी, 3-4 लोग तो कम से कम हो चले थे, प्रिया भटनागर को जोड़ करके, दीपक गुर्जर को जोड़ करके। तो फिर पहली बार इस दिवाली पर रीडर्स के साथ एक तरह से दिवाली सेलिब्रेट करने का भी काम शुरू हुआ था। और ये पहली बार आदरणीय मनोज बंबानी जी की प्रेरणा से ही शुरू हुआ था, या उनके सानिध्य में ही ये काम हुआ था। तो वही है, अब धीरे धीरे रह करके आप जैसे सुधी श्रोता जब कुछ बता देते हैं या कुछ याद दिला देते हैं या घर पे बातचीत हो जाती है तो कुछ चीज़ें और ही याद आ जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो रह करके अंदर से धक्का मार दी कि नहीं, पहले हमारे बारे में कहो, पहले हमारी बात सुनाओ, पहले हमें ज़रा बाहर लेकर के आओ। तो शायद यही कारण रहा कि कुछ और छोटी छोटी बातें मैं आपको नहीं सुना पाया, जो आगे मैं ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। और एक कहानी ये भी है कि कहानी रोज़ भी लेकर के आनी है ना। अब वही 24 घंटे आप सबके पास हैं और वही मेरे पास है, और इस बीच में तमाम गतिविधियों को भी सर अंजाम देना है, तो फिर ऐसे में गलती तो हो ही जाती है। खैर, तो ये जो कचौरी समोसे वाली जो घटना है, ये भी कुछ ऐसी ही घटना है। वो कचौरी समोसे बार बार कह रहे हैं कि नहीं, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई इस कहानी को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इस कहानी मतलब इस घटना से जुड़े हुए लोग थे उसके अलावा शायद किसी ने बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया हो या फिर सुना हो इस बात के बारे में। लेकिन यकीन जानिए, आप लोग सुनेंगे तो हो सकता है
कि वॉइस मैसेज के रूप में आप अपनी बात कहने के लिए इतने आतुर ना रहें, लेकिन आपके मन में एक बार विचार ज़रूर आएगा कि यार एक संस्था को चलाने के लिए या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए क्या ये भी सोचा जा सकता है। तो चलिए पूरी कहानी है क्या ये देखते हैं ज़रा। अब बात ये है कि हमारे यहाँ ये परंपरा है रिकॉर्डिंग क्लब में खासकर, और जो लोग शुरू से इसको जानते हैं वो इस बात को समझ भी जाएंगे कि एक कार्यक्रम ख़त्म होता नहीं है कि दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है। तो ऐसे में अब चौथा कन्वेंशन हो चला था। चौथे कन्वेंशन के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अगला कार्यक्रम कहाँ होगा। तभी अचानक याद आया कि अक्टूबर 2018 में कानपुर में एक आश्वासन मिला था। अब बारी थी उस आश्वासन पर अमल करने की या उसको अमल में लाने की। ये तो मैं बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो आश्वासन किसका था और क्या था, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूँ। कानपुर अधिवेशन के दौरान कानपुर में किसी और संस्था का कार्यक्रम था। वहाँ आदरणीय यूसुफी भाई कपाड़िया सर से बातचीत हुई थी, मुलाकात हुई थी, और बातों ही बातों में उन्होंने कहा था यार एक आध कार्यक्रम हमारे यहाँ भी कर लो। बस तो ये तो याददाश्त तो अब कमज़ोर हुई है, तब तो फिर भी ठीक थी याददाश्त। तो यूसुफी भाई कपाड़िया साहब से बातचीत का सिलसिला प्रारंभ हुआ इन्हीं दिनों में, तकरीबन नवंबर दिसंबर के आसपास, और उनसे बातचीत लगातार होती रहती थी। ये भी बातचीत में होता था कि अगला कार्यक्रम सर आपके यहाँ कर सकते हैं क्या। वो कहते थे हाँ कर सकते हो। एक बार बात करते थे तो ऐसा लगता था कि यार इतनी आसानी से कह दिया सर ने, तो ऐसे कैसे संभव है। फिर उनके साथ वाले या उनके जानने वाले लोगों से बात होती थी तो वो बताते थे कि अरे उनके यहाँ तो बहुत कुछ है, उनके यहाँ तो पूरा सेटअप है, पूरा मतलब सब कुछ हो सकता है उनके यहाँ तो। फिर दोबारा जब उनसे बात होती थी तो लगता था यार ये भी मुश्किल आ सकती है, वो भी मुश्किल आ सकती है। लेकिन इन सब बातों के दौरान बातचीत में ये वो समझाते रहते थे कि कुछ ना कुछ ऐसे काम करने ज़रूरी हैं जिसमें आप लोग अपना खर्चा खुद निकाल सको। कब तक इस तरह से इन इधर उधर के कामों पर हम निर्भर रहेंगे, क्योंकि सहयोग राशि भी स्थायी नहीं, कन्वेंशन भी स्थायी नहीं, और कोई साधन था भी नहीं। और रिकॉर्डिंग का तो जानते ही हैं हम लोग कि क्या स्थिति है। तो जब ये बातें होती थी तो समझ में नहीं आता था कि करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। तो फिर जनाब ऐसे ही करते 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 पता नहीं कैसे कहाँ से ये बात मन में आई कि यार हमारे जो अंध विद्यालय है उसके पास में ही एक हमारा ब्लाइंड साथी है। वो चाय का अपना जो थड़ी है, आप लोग अलग अलग नामों से जानते होंगे, आपके यहाँ चाय की स्टॉल लगाता है, टी स्टॉल समझ लीजिए एक तरह से, और वो कई सालों से लगा रहा है। उसके यहाँ मेरा भी आना जाना था। तो पता नहीं भगवान जाने कि वहाँ बैठने के दौरान या कहीं कहीं आने जाने के दौरान एक दिन ऐसी पता नहीं कोई बात हुई कि बातों बातों में
किसी ने कहा कि यार कचौरी समोसे की बड़ी समस्या है, मिलते नहीं हैं आसानी से और खा नहीं पाते हैं, या टाइम पे जब ज़रूरत होती है तो मिल नहीं पाते हैं, या तो पता नहीं अंध विद्यालय में मैं रहा बैठा होगा, या फिर बाहर उसके वहाँ बैठा होगा, या कहाँ, या मैं खुद ढूंढ रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। नवंबर का महीना बीत चुका था, ये दिसंबर की बात है। तो फिर जब ये बात हुई तो यार दिमाग में ही आया कि यार क्या हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग क्लब की तरफ से कचौरी समोसे बेचने का काम कर लें, और उससे Page 49.91 available. 1044 with the last read recorder. जो उसकी लागत है वो निकाल करके जो पैसा बचेगा उसको रिकॉर्डिंग क्लब के खर्च को आगे बढ़ाने के लिए काम में लिया जाए। बस ये जब बात दिमाग में मेरे आ गई तो फिर तो कोई बात है जो दिमाग में एक बार चढ़नी चाहिए, फिर गलत सही का कहाँ अंदाज़ा रहता है, चाहे फिर आबाद हो या फिर बर्बाद हो। सबसे पहले मैंने घर पे चर्चा की तो सिरे से ही इस बात को खारिज कर दिया गया, और वो अपनी जगह ठीक भी थे। मैंने कहा यार ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि तुम मतलब संस्था भी चलाओ, कचौरी समोसे भी बेचो, सारा काम नहीं हो सकता है। और कौन खरीदेगा, आज इतनी दुकानें हैं, इतने लोग हैं, कहाँ अपने पास कोई सेटअप है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, ये कचौरी समोसे तक भी हम ऐसे ही नहीं पहुंच गए थे। इससे पहले भी कई प्रयास किए थे कि यार ऑफिस है, यहाँ पर रसोई है, क्या हम टिफ़िन बनवा करके टिफ़िन सेंटर शुरू कर सकते हैं, क्या कोई हमें खाना बनाने वाला कम रेट पे मिल, तो मतलब कई तरह की बातें सोची थी। सब में कोई ना कोई, बर्तन कहाँ से आएंगे, टिफ़िन कहाँ से आएंगे, टिफ़िन बांटने कौन जाएगा, खाना बनेगा तो फिर रिकॉर्डिंग में वो शोर आएगा, तो भाई वो टिफ़िन सेंटर वाली बात तो खारिज हो गई। फिर कचौरी समोसे वाली कि हाँ ये ठीक है यार, वैसे भी कचौरी समोसे सुबह सुबह बिकते हैं, सर्दियों का समय है, लोग गर्मा गर्म खाना भी पसंद करते हैं, एक बार सर्दियों में जम गए तो फिर गर्मियों में तो चली जाएंगे। ठीक है। और उस समय मेरे पास 4 व्हीलर तो नहीं थी, लेकिन हमारे शरद भाई के जो ड्राइवर थे, दिलीप भाई, उनसे चर्चा मेरी होती रहती थी। तो उन्होंने भी ये कहा था कि यार हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अब वही है, उनकी बात को कितना सीरियसली लिया जाए। तो शरद से तो खैर इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी। तो अब जब ये सारी बातें हो गई तो मैंने फिर राम भरोसे से चर्चा की, भानु से चर्चा की, और जयवंती आसवानी मैडम से भी चर्चा की। घर में तो चर्चा पहले हो ही चुकी थी, समझ में आ गया था कि इस काम का भविष्य उज्जवल है या नहीं है, लेकिन फिर भी बस वही है, कोशिश तो करनी थी एक बार तो, क्योंकि इंसान आसानी से मानता कहाँ है। भानु ने कहा हाँ सर क्या दिक्कत है, करना चाहिए। अब वही है, हाँ तो सबने कर दी, लेकिन फिर तरीका ये निकाला गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जाए जो व्यक्ति सुबह सुबह हमें कचौरी समोसे बना करके दे दे, और फिर ऐसी जगह को ढूंढा जाए जहां लोग आकर के वो खा भी लें, ले भी लें। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। जो बेचेगा उसको भी तो कुछ कमीशन देना पड़ेगा, या वो भी बेचारा मेहनत करेगा तो वो कुछ तो उम्मीद करेगा। बनाने वाला कितने लेगा, और क्या बनाने वाला सुबह सुबह दे भी देगा, दे देगा तो क्या उसके वहाँ से लाना पड़ेगा, या वो खुद दे करके जाएगा। तमाम प्रश्न थे दिमाग में, तमाम बातें थीं। लेकिन भाई साहब, कचौरी समोसे बेचने की जिद, वो जिद तो पूरी हुई, लेकिन कितनी पूरी हुई ये आप सब इंतज़ार कीजिए।
कल तक का, अगर मैं कहानी सुनाने योग्य रहा तो ज़रूर कल सुनाऊंगा। बाकी बात कर लेते हैं। कल 8 अप्रैल पर भी मैं बात नहीं कर पाया, आज 9 अप्रैल पर भी नहीं कर पाया, तो आज से ही शुरुआत कर लेते हैं। पहले तो 9 अप्रैल, आज चैत्र नवरात्र मैंने बताया, और जो उधर दिवाली के आसपास जो आते हैं नवरात्रे, वो शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। तो इन दिनों में आज जैसे बताया मैंने गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा में एक पताका लहराई जाती है और गुड़ के पकवान बनाए जाते हैं और घरों को सजाया जाता है। खूब धूमधाम से पूरे महाराष्ट्र में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कलश की पूजा, और मतलब एक तरह से बहुत ही ज़बरदस्त। और एक मान्यता ये भी है कि इस दिन ही भगवान राम ने बाली का वध किया था। और एक मान्यता ये भी है कि शायद इस दिन छत्रपति महाराज शिवाजी ने मुगलों को हराया था। तो अब अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से। बाकी वैसे अगर आज के दिन की बात करें तो 9 अप्रैल को जया बच्चन का तो नाम आप सबने सुना होगा। जया भादुड़ी पहले उनका नाम हुआ करता था, फिर जया बच्चन, अमिताभ बच्चन से शादी के बाद। तो आज उनका जन्मदिन भी है। और समाज सेवी, नेता और अभिनेत्री तो वो रही ही हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल में हम लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर होती है, हम सब की ही, और हम लोग सामने जो घटनाएं हो रही होती हैं उससे तो बिल्कुल जुड़ जाते हैं, लेकिन बाद में उसको भूल जाते हैं। 2011 में आज ही के दिन अन्ना हज़ारे जी ने अपना आंदोलन समाप्त किया था, अपना अनशन समाप्त किया था, और उनके साथ उस समय कंधे से कंधा मिला करके जो रहे प्रमुख साथी श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो सीएम बने दिल्ली के और आजकल मेहमान बने हैं तिहाड़ के, और वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में। और आज तो हद हो गई, हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनकी गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है, लीगल है। खैर, ये तो राजनीति चलती रहेगी आगे, कौन सही कौन गलत आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। वैसे चुनाव हैं तो चुनाव में तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक आज के दिन की याददाश्त थी। और वैसे आज के दिन की और आपको बात करूं 9 अप्रैल की, तो तकरीबन मुझे याद आता है 2011 में आज ही के दिन साथियों शनिवार का दिन था, और औपचारिक तौर पर सार्वजनिक रूप से रिकॉर्डिंग के काम को करने की शुरुआत हुई थी मेरे द्वारा अंध विद्यालय के एक छोटे से कैबिन में। अंध विद्यालय का वो कैबिन जहाँ पर मैं उस समय कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में जॉब कर रहा था, और रोटरी क्लब अजमेर के साथ मिलकर के वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और प्रतियोगिता दर्पण जो सामान्य ज्ञान मासिक पत्रिका है उसकी रिकॉर्डिंग प्रारंभ हुई थी, और उसमें आवाज़ देने का काम जयवंती आसवानी मैडम ने किया था। तो रिकॉर्डिंग का काम अंध विद्यालय की कंप्यूटर लैब में, जहां बाकायदा एसी भी लगा हुआ था। और वैसे वो कैबिन मेरे ख्याल में 4x8 का रहा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये भी एक आज बात याद आ गई मुझे, 9 अप्रैल है तो इसलिए आप चेक कीजिएगा, शायद शनिवार ही था 9 अप्रैल 2011 को। तो नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, प्रतियोगिता दर्पण की रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हुई थी। उस समय एक एग्ज़ाम निकला था, आर्टेट,
राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, राजस्थान टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो आरटेट की दिशा गाइड हमने शुरू की थी उस समय। और 8 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 8 अप्रैल को लेकर के तो कुछ और बात करने की बजाय सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने 1929 में 8 अप्रैल के दिन ही असेंबली में बम फेंका था और अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया था और इनकलाब जिंदाबाद का वो मशहूर नारा दिया था। और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी उन्होंने स्वयं करवाई थी। हालांकि बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो आप सब जानते ही हैं। तो काफ़ी बातें हो गई। आप सबको ये नई कोशिश भी अच्छी लग रही है, मतलब जो सुनते हैं उनको, सबको तो जब सुनेंगे तभी पता चलेगा। आप लोग अगर बाद में सुनते हैं कहानियाँ तो बाद में भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दिन 20 दिन बाद सुने तो उस दिन प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। बहरहाल आप सबका अनेक अनेक धन्यवाद। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा और आप सबके साथ साथ मैं भी अपने सभी काम मतलब सभी जिम्मेदारियां, चाहे वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हों, चाहे वो सामाजिक जिम्मेदारियां हों, उनका सही तरीके से निर्वहन कर सकूं, ऐसी दुआएं दीजिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के चक्कर में मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से कहीं पीछे हट जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। Page 49.91 available. 2135. Selected. 2052. 52. Record.